अकेलेजिया कार्डिया, इसके कॉजेस क्या होते हैं और इसकी ट्रीटमेंट कैसे की जाए, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर आदित्य कुलकर्णी, लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक गैस्ट्रो सर्जन ओएसएस क्लिनिक पुणे में प्रैक्टिस करता हूँ और मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है पेट में पाए जाने वाले वेरियस डिजीज कंडीशंस और उसकी लेप्रोस्कोपिक एंड रोबोटिक सर्जिकल ट्रीटमेंट। आज हम जानेंगे एक बीमारी के बारे में जो आजकल हम लोग ज्यादा से ज्यादा कॉमनली देख रहे हैं और इसका नाम है अकेलेजिया कार्डिया। और इसके बारे में आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इसके कॉजेस क्या हो सकते हैं, इसके कॉमन सिम्टम्स क्या है और इसके लिए ट्रीटमेंट किस प्रकार से की जाती है। ये एक बहुत ही क्यूरेबल कंडीशन है, कंट्रोलेबल कंडीशन है। मेरे ज्यादातर वीडियोस, अगर आप मेरा चैनल देखते हैं तो ज्यादातर वीडियोस फोकस करते हैं पेट में पाए जाने वाले वेरियस कैंसर्स, उसके सिम्टम्स और उसकी ट्रीटमेंट के बारे में। बट अकेलेजिया ये कोई कैंसरस कंडीशन नहीं है। इट्स अ कंडीशन विच हैज मेनी डिफरेंट कॉजेस, बट ये लाइफ थ्रेटनिंग या जानलेवा बिल्कुल भी नहीं और इसका क्योर पूरी तरह से पॉसिबल है। तो इस वीडियो को एंड तक देखते हैं जिससे कि हमें पता चले कि इसकी पूरी ट्रीटमेंट कैसे की जाती है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि अकेलेजिया कार्डिया होता क्या है। हमारा जो फूड पाइप होता है, जिसे हम इसोफेगस के नाम से जानते हैं, ये कनेक्टेड होता है स्टमक से, जिसे हम जठर कहते हैं, और इन दोनों के बीच में एक स्फिंक्टर यानी कि वाल्व होता है जिसे हम लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, नॉर्मली ये वाल्व जो होता है वो बंद होता है यानी कि क्लोज स्टेट में होता है। बट जब भी हम कोई खाना या कोई पानी या लिक्विड्स निगलते हैं, ये वाल्व अपने आप खुल जाता है और इसोफेगस से स्टमक में उस खाने को या लिक्विड को जाने की अनुमति मिलती है। बट अकेलेजिया में कुछ रीजन की वजह से ये वाल्व या ये स्फिंक्टर ठीक से काम नहीं करता। जब भी कोई खाना निगलता है या लिक्विड्स लेते हैं, ये स्फिंक्टर रिलैक्स नहीं हो पाता है और इसकी वजह से खाना फूड पाइप में अटक जाता है। तो इसके रीजन क्या क्या हो सकते हैं? तो ये जो स्फिंक्टर होता है, ये जो वाल्व होता है, इसके जो मसल होते हैं, इसे एक पर्टिकुलर नर्व सप्लाई होता है। किसी रीजन की वजह से या फिर किसी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन की वजह से अगर ये नर्व सप्लाई अफेक्ट हो जाए तो इससे अकेलेजिया का क्रिएशन या अकेलेजिया का कॉज बन सकता है। कई बार किसी वायरल इंफेक्शन की वजह से भी अकेलेजिया कार्डिया प्रेजेंट हो सकता है। कुछ स्टडीज ने यह भी एक्सप्रेस किया है कि अकेलेजिया कार्डिया एक जेनेटिक कंडीशन है, यानी कि ये जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से भी अराइज हो सकता है। कई बार पर्टिकुलर पेशेंट में हम उसका कॉज नहीं ढूंढ पाते हैं, बट अगर हम कॉज नहीं भी ढूंढ पाए तब उसकी ट्रीटमेंट जो होती है वो सेम ही होती है। तो अकेलेजिया कार्डिया के 2-3 अलग अलग तरीके से ट्रीटमेंट की जा सकती है। नंबर 1, इससे मेडिसिन से मैनेज किया जा सकता है, जिसे हम फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। इन मेडिसिन को हम इसोफेगस की स्फिंक्टर को या वाल्व को रिलैक्स करने के हिसाब से हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। बट इन मेडिसिन को काफी हायर डोज में लेना पड़ता है और इससे बहुत ज्यादा इफेक्टिवनेस नहीं आता है। तो अगर ऐसा कोई पेशेंट है जिसमें कोई भी फर्दर ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं हो बिकॉज ऑफ एडवांस्ड एज, या पेशेंट की कंडीशन इतनी अच्छी नहीं हो कि वो किसी दूसरी सर्जरी को बर्दाश्त कर सके, टॉलरेट कर सके, तो हम मेडिसिन से इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। बट ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं। तो इसके दूसरे इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स क्या हो सकते हैं? तो एक होता है एंडोस्कोपी, यानी कि दूरबीन से की जाने वाली अकेलेजिया की ट्रीटमेंट। इसमें 2-3 अलग अलग टाइप के एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है। द फर्स्ट ट्रीटमेंट यानी कि एंडोस्कोपिक बलून डायलेटेशन। इसमें एंडोस्कोप के द्वारा उस वाल्व के अक्रॉस एक बलून को रखा जाता है और उस बलून को फुला के हम उस वाल्व के मसल को कुछ हद तक ब्रेक करने का या कुछ हद तक रिलैक्स करने की कोशिश हम करते हैं। इसे कहा जाता है एंडोस्कोपिक बलून डायलेटेशन। ये एक काफी इफेक्टिव ट्रीटमेंट है, बट इसके अंदर रिकरेंस यानी कि अकेलेजिया का वापस आने का चांसेस थोड़ा ज्यादा होता है। तो ये एक टेम्पररी ट्रीटमेंट के हिसाब से हम इसको देख सकते हैं। अगर कुछ समय के लिए हमें रिलीफ चाहिए तो इस ट्रीटमेंट को हम यूटिलाइज कर सकते हैं। द सेकंड ट्रीटमेंट जो आजकल थोड़ा पॉपुलर है, इसे कहा जाता है पोएम यानी कि पर ओरल एंडोस्कोपिक मायोटोमी। और ये एक नया आया हुआ ट्रीटमेंट है, पिछले 3-4 साल में पॉपुलर हुआ है। इसमें एंडोस्कोपी के द्वारा
हम उस मसल के ऊपर कट लगा सकते हैं जिससे कि वो मसल रिलैक्स हो जाए। हालांकि ये एक एंडोस्कोपिक ट्रीटमेंट है, इसमें हम अंदर से सर्जरी कर सकते हैं, बट इसमें एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज यानी कि एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, ये है कि अगर हम इस वाल्व को कट कर दें तो स्टमक में तैयार होने वाला जो एसिड है, जो नॉर्मली तैयार हो जाता है, वो इस वाल्व के अक्रॉस आकर ईसोफेगस में आ सकता है, और ईसोफेगस में आने से इसमें पेशेंट को रिफ्लक्स डिसीज हो सकता है, यानी कि स्टमक कंटेंट्स का ऊपर आना, और ऊपर आने की वजह से ईसोफेगस के म्यूकोजा को एसिड की वजह से जलन होना, बर्न्स होना, और उसकी वजह से होने वाले सिम्टम्स। तो हमने किसी दूसरे प्रॉब्लम के लिए ट्रीटमेंट की है और अब पेशेंट को कुछ और प्रॉब्लम फेस करना पड़ सकता है, तो दिस इज वन डिसएडवांटेज। और द मोस्ट इफेक्टिव ट्रीटमेंट जो हम अकेलेजिया के लिए आज तक कई हंड्रेड्स ऑफ इयर्स से करते आ रहे हैं इज कॉल्ड एज अ मायोटोमी। पहले के जमाने में ये मायोटोमी यानी कि मसल को कट करना, ये ओपन टेक्निक से यानी कि कट लगाकर किया जाता था, बट आजकल हम इस टेक्निक को लेप्रोस्कोपी के द्वारा यानी कि दूरबीन के द्वारा बिना कट लगाए, बिना कोई ज्यादा चीर फाड़ किए, हम लेप्रोस्कोपी से इसको ऑफर कर सकते हैं। और पिछले 1 या 2 साल में हम इसी सर्जरी को रोबोट के जरिए भी ऑफर कर सकते हैं, जैसे हम कहते हैं रोबोटिक हेलर्स मायोटोमी, और ये अकेलेजिया कार्डिया का गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट माना जाता है, जिसके रिकरेंस के चांसेस लेस देन 5% होते हैं। इस सर्जरी में हम उस मसल को चीरा लगाकर पूरा का पूरा मसल कट कर सकते हैं, और इसी के साथ साथ उस पेशेंट के स्टमक से नेचुरली एक दूसरा वाल्व भी क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर रिफ्लक्स ना हो सके। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, और विद इन 4 to 5 डेज पेशेंट अपना नॉर्मल खाना शुरुआत कर सकता है, धीरे धीरे लिक्विड्स, फिर सेमी सॉलिड्स और फिर सॉलिड्स। तो ये है अकेलेजिया कार्डिया के कुछ ट्रीटमेंट ऑप्शंस। अगर आपको अकेलेजिया कार्डिया डिटेक्ट हुआ है या फिर आपकी रिपोर्ट में कुछ फाइंडिंग्स है जिससे आपको सस्पिशन हो कि अकेलेजिया कार्डिया हो रहा है या हो गया हो, तो प्लीज फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी, रीच आउट टू मी, वी कैन वर्क आउट अ सॉल्यूशन टू योर प्रॉब्लम्स। आप मुझे नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।